आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है भारतवर्ष से संबंध रखता है, मगर आधुनिक या ये भी कहें कि वर्तमान भारत से बिल्कुल अलग है। हम आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ के लोग बिरले ही जानते होंगे। यह वह व्यक्तित्व है जिसने शासन, कानून, राज्य विस्तार को इतनी कुशलता से प्रयोग किया कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक गौरवान्वित व्यक्तित्व की श्रृंखला बनाई जाए तो ये भी एक अच्छे स्थान के हकदार हैं। जिस नेपाल राष्ट्र की आजकल हम बात करते हैं या जो हम देखते हैं या हम जानते हैं, वो नेपाल जो आज है वो पहले ऐसा नहीं था। बात शुरू होती है हिमालय के एक क्षेत्र जिसका नाम था गोरखा राज्य, जिसकी कुल जनसंख्या मुश्किल से 2 लाख या 5 लाख रही होगी। तो अब आप समझिए कि एक छोटा सा जिला भर का राज्य या कहे कि देश कैसे एक विशाल राष्ट्र में परिणित हो गया। बात शुरू होती है सन 1743 के आसपास। नेपाली विक्रम संवत कैलेंडर में यह दिन होता है 1799, जब इस छोटे से भूभाग के राजा थे राजा नरभूपाल शाह, जिनकी 4 रानियां थीं। उनमें उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष की सनातन परंपरा के अनुसार यदि परिवार या राज्य का बड़ा पुत्र यदि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम है तो पिता के बाद राज्य सत्ता उसी को ही मिलती है। यह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। बड़े बड़े क्षेत्र भूभाग मुस्लिम शासकों या नवाबों के अधीन थे। साथ ही बहुत से छोटे बड़े राजवाड़े हुआ करते थे और इसी समय मराठा शक्ति भी अपने चरम पर थी। अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो यह समय जब बहुत सी भीतरी और बाहरी शक्तियां आपस में लड़ रही थी। किसी के लिए अपनी मुगल सत्ता बचाने का अवसर था तो किसी को उससे भी बड़ा होने का। स्थानीय शक्तियां सभ्यता, धर्म, संस्कृति के नाम पर लड़ रही थी तो यूरोपियन साम्राज्य के लिए यह नई संपत्ति पर अधिकार करने का अवसर था। कुल मिलाकर पूरा भारतवर्ष नई शक्तियों के उदय और पतन के स्वरूप युद्ध ही युद्ध झेल रहा था। किसी को अपना राज्य बचाना था तो किसी को अपनी अस्मिता। यहाँ साफ था कि कमजोर होगे तो मारे जाओगे, दूसरों की सत्ता स्वीकार नहीं होगी। हाल के पाकिस्तान से लेकर पूर्व में असम पूर्व, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मद्रास या तिरुवनंतपुर सब युद्ध का मंजर था। तो फिर इस खून खराबे और साम्राज्यवाद में कौन पीछे हटता या फिर कौन बच सकता था? संक्षिप्त में बात करें तो भारतवर्ष ही क्यों, पूरा विश्व ही ऐसा हो चला था जिसमें उपनिवेशवाद मुख्य कारण होता जा रहा था। तो फिर क्या हिमालय के ये छोटे छोटे राज्य बच पाते? विशेषकर कुछ लोग तर्क देते हैं कि नेपाल पहाड़ी राज्य था, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भला अंग्रेज क्यों जाते? तो सीधा सा जवाब है, भारत के उत्तर पूर्व भी तो पहाड़ी राज्य हैं, कश्मीर भी पहाड़ी राज्य था। इस संबंध में हम फिर बात करेंगे विस्तृत से कि क्यों नेपाल अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे पृथ्वीनारायण शाहदेव पर। सन 1743 अप्रैल 3 को बुधवार के दिन छोटे से राज्य गोरखा की राजगद्दी पर पृथ्वीनारायण शाह का राज्याभिषेक होता है। तत्कालीन गोरखा हाल के नेपाल के उत्तरी भाग में था। दक्षिण में तराई क्षेत्र के बाद अंग्रेजों का या नवाबों का शासन हुआ करता था। ये वो समय था जब समस्त नेपाल क्षेत्र में छोटे छोटे 60 से अधिक राज्य रहे होंगे। अब वो नहीं रहने वाला था जो है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सत्ता संघर्ष चरम पर था। मुगलों को अपनी सत्ता बचानी थी तो मुस्लिम नवाब शासकों को मुगलों से अलग अपने क्षेत्र विस्तार करने थे, जिसमें इस्लामीकरण एक मुख्य मुद्दा भी था। अगर मुसलमान नहीं हैं तो आपको अतिरिक्त जजिया कर का भुगतान करना होता। साथ ही यूरोपियन उपनिवेशवाद चरम पर होता। अगर पूरे भारतवर्ष की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना का शिकार हुए वो हुए आदिवासी जनजाति। जबरन धर्म परिवर्तन की बात करें या महिला उत्पीड़न या फिर गुलाम प्रथा। अब इन छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों के पास सीमित विकल्प थे। एक ये था अपनी रक्षा हेतु ये सभी छोटे छोटे पहाड़ी राज्य संगठित हो जाएं और इस्लामिक शासकों या अंग्रेजी शासन से अपनी रक्षा करें। मगर ये दूर की कौड़ी साबित होने वाली थी, क्योंकि 50 से 60 छोटे छोटे राज्य जिनकी सेना ही 3-3, 4-4 हुआ करती थी, वो कब तक संगठित होते? वो भी तब जब उन पर आक्रमण एक बार नहीं बल्कि कईयों बार होना था। दूसरा यह हो सकता था कि कोई मुस्लिम नवाब उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर ले, जिसमें धर्म परिवर्तन हो जाता, जजिया कर देना पड़ता या फिर अपनी विरासत को बचाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि ये इतिहास में हो चुका था जब 13वीं शताब्दी में शमसुद्दीन बेग या फिर शमसुद्दीन इलियास शाह भी कहा जाता है, उसने काठमांडू में खूब तबाही मचाई। 18वीं शताब्दी में बंगाली नवाब कासिम भी हमला करने वाला था। अगर ऐसा होता तो इस क्षेत्र की पहचान और अस्तित्व के लिए खतरा होता, क्योंकि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक इसी दौर की देन थे। तीसरा यह हो सकता था कि अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार करते, क्योंकि काठमांडू तो व्यापारिक केंद्र बिंदु ही था भारत तिब्बत व्यापार के लिए। अगर ऐसा हो तो निसंदेह गुलाम भारतवर्ष का एक हिस्सा होता समस्त नेपाल हिमालय क्षेत्र, और क्या पता
उत्तर पूर्व भारत की तरह यह क्षेत्र ईसाईकरण का मुख्य अड्डा हो जाता तो कैसे रहती वह पहचान कि कोई कहे अपने आप को मगर, तमु, गुरुंग, थारू कैसे अपनी पहचान बनाकर रख पाते। तो यहाँ एक और जरूरी उपाय हो सकता था स्वयं की रक्षा के लिए कि सभी छोटे छोटे राज्य एक आपस में विलय कर लेते। मगर जब राज्य सत्ता की बात की जाए तो इतने छोटे छोटे राज्यों को किसी राज्य जो खुद भी छोटा होगा उससे विलय कैसे हो जाता। अब यह असंभव था तो एक ही उपाय शेष बचता था कि किसी को शक्तिशाली होना ही था और स्वेच्छा या बलपूर्वक एकीकरण होना आवश्यक था, चाहे गोरखा हो या मकवानपुर या फिर पाल्पा। शायद यही काम गोरखा राज्य ने किया और उसके शुभारंभकर्ता पृथ्वीनारायण शाह रहे होंगे। विक्रम संवत 1794 या फिर सन 1737 में गोरखा के राजा नरभूपाल शाह नुवाकोट राज्य के साथ युद्ध करते हैं जिसमें गोरखा राज्य की हार हो जाती है और सन 1743 में पृथ्वीनारायण शाह गोरखा राज्य के राजा घोषित हो जाते हैं। तो वो नुवाकोट पर अधिकार करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। मगर इस युद्ध में काठमांडू के राजा ने नुवाकोट का सहयोग किया जिससे गोरखाली सेना जो छोटी थी, जो विरोधी की तुलना में कम सक्षम थी, हार मान लेती है। हार से सबक लेते हुए वो अपने राज्य के विभिन्न कारीगरों जैसे कि लोहार, जिन्हें नेपाल में कामी शब्द की संज्ञा भी दी जाती है, तथापि जितने भी कथित शूद्र जाति के लोगों का आह्वान करते हैं और जनता अपने क्षत्रिय राजा के लिए हथियार निर्माण के काम में जुट जाती है। शायद यही उनके व्यवस्थापन कला का परिणाम था। अब जबकि काठमांडू के राजा के पास कुछ मात्रा में गोला बारूद और कुछ बंदूकें थी, पृथ्वीनारायण शाह भारत में बनारस आकर इसकी व्यवस्था करने की योजना बनाते हैं। जब पृथ्वीनारायण शाह बनारस से गोला बारूद बंदूक लेकर के अपने राज्य गोरखा की तरफ बढ़ रहे थे तो गोरखपुर गोमती नदी के किनारे लुटेरों के साथ उनका मुकाबला होता है और वो उन सभी लुटेरों को मारकर अपने राज्य गोरखा लौट आते हैं। अब जबकि वो एक रणनीतिज्ञ थे तो गोरखा आने के पश्चात काठमांडू और नुवाकोट पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने अपना सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश की और इस संदर्भ में उन्होंने अपने पड़ोसी छोटे छोटे 24 राज्यों जिन्हें 24 भी कहा जाता था उनके साथ संधि कर लिया। दूसरी तरफ गोरखा में ही गोला बारूद व्यवस्थापन करने के लिए उन्होंने बनारस से शेख जब्बर जैसे मुसलमान कारीगर और अनेक कुशल लोहारों को भी गोरखा में बुलाया। इसके बाद अचानक से गोरखाली सेनाओं ने नुवाकोट पर आक्रमण कर दिया और काठमांडू के राजाओं का सहयोग नुवाकोट को मिलने से पहले ही उसे जीत लिया। अब जबकि गोरखा पहाड़ों और जंगलों का राज्य था, दूसरी तरफ नुवाकोट जो तुलनात्मक रूप से गोरखा राज्य से ज्यादा संपन्न था, उसको जीतने के बाद गोरखाओं का उत्साह भी काफी हद तक बढ़ गया। इस प्रकार गोरखा साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इस प्रकार उन्होंने राज्य का विस्तार तो किया, साथ ही अपने राज्य की राजधानी को नुवाकोट कर दिया। अब तिब्बत के साथ होने वाले व्यापारिक मार्ग पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। काठमांडू की काफी व्यापारिक क्षति होने लगी। अब काठमांडू के राजा जयमल काशीराम थापा नाम की योद्धा को नुवाकोट को गोरखाओं से स्वतंत्र करवाने के लिए भेजते हैं। मगर सन 1749 मई महीने के दिन गोरखाओं के साथ युद्ध में काशीराम थापा की सेना हार जाती है। पहले गोरखा नुवाकोट से हार गया था, मगर जैसे तैसे जब वो नुवाकोट को जीत लेते हैं तो उनके जोश बढ़ जाते हैं और शक्ति भी, क्योंकि नुवाकोट की जनता के सहयोग के बिना गोरखाली सेना काठमांडू के सामने कमजोर ही थी। अब जब काठमांडू से आई राजा जयमल की सेना जिसका प्रतिनिधित्व काशीराम थापा कर रहा था वो हार गया, तो इस पर काठमांडू का राजा जयमल क्रोधित हो जाता है और काशीराम थापा को गोरखाओं के साथ मिला हुआ बताकर गौरीघाट नामक स्थान पर उनकी हत्या करवा देता है। इस प्रकार शायद जनता और सेना में अपने ही राजा जयमल के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया होगा। पृथ्वीनारायण शाह काशीराम के भाई परशुराम थापा को अपनी सेना में मिला लेते हैं। इस प्रकार सन 1746 अक्टूबर महीने में गोरखा सेना और काठमांडू घाटी की कांतिपुर की सेना के बीच लड़ाई हो जाती है और उसमें कांतिपुरी सेना हार जाती है। उसी समय वहां कांतिपुर के पुरोहित मंत्री तोड़ी काजी राजा जयप्रकाश मल्ल को गद्दी से हटाकर उनके ही बेटे ज्योति प्रकाश मल्ल जो केवल 8 वर्ष के थे उनको राजा घोषित कर देते हैं। सन 1746 को ही हुए दूसरे युद्ध में काठमांडू घाटी की भक्तपुर राज्य की सेना के साथ गोरखा हार जाते हैं। शायद यह पृथ्वीनारायण शाह को भान हो गया होगा कि अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहिए। इसी कारण पृथ्वीनारायण शाह कूटनीतिक रूप से युद्ध से पीछे हट जाते हैं और काठमांडू घाटी के आसपास के अन्य छोटे छोटे राज्य काबरे, तोरखा, पलांचोक जैसे राज्यों को जीतकर शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। या तो उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा था या फिर उनका प्रभाव। इसी प्रकार गोरखाली सेना काठमांडू घाटी के आसपास की शक्तियों को हराकर विस्तार कर रही थी, जो काठमांडू के दक्षिण में मकवानपुर तक बढ़ गई थी। अब मकवानपुर के राजा हेमकर्ण सेन अपनी सुकन्या को पृथ्वीनारायण शाह के साथ भेजने को राजी हो जाते हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इंद्र कुमारी देवी जो मकवानपुर के राजा की पुत्री थी, उनका विवाह इन्हीं पृथ्वीनारायण शाह के साथ पहले ही हो चुका था। जब पृथ्वीनारायण शाह राजा नहीं हुए थे कि मकवानपुर
के राजा ने जिस राजकुमार को अपनी बेटी राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया और मगर उसे सौंपने से इनकार कर दिया था, आज उसी राजकुमार जो अब बड़े राज्य का महाराज हो चुका था, उसकी सेना सीमा पर खड़ी थी। अब मकवानपुर और गोरखा बढ़ते संबंध को देखकर मकवानपुर के पड़ोसी राज्य तनहू के राजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बढ़ते गोरखा राज्य के महाराज श्री पृथ्वीनारायण शाह की एक रिश्तेदार जिनका नाम स्वभावती था, जो भारत में काशी की ओर तीर्थाटन के लिए आ रही थी, तब तनहू के राजा ने मार्ग में उन्हें रोककर उनकी पालकी से निकालकर उनका घूंघट खुलवाया। तो यह जानकारी पृथ्वीनारायण शाह को हुई, जिस कारण पृथ्वीनारायण शाह अति क्रोधित हो गए। इसका बदला लेने के लिए किसी तरह मित्रता के नाम पर तनहू के राजा त्रिविक्रम शाह को बुलाकर उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें 9 महीने कारावास में रखा गया और इसका नकारात्मक प्रभाव अन्य 24 राज्यों पर न पड़े, विद्रोह न हो जाए, यह जानकर तनहू के राजा को छोड़ दिया गया, यह कहकर कि उन्हें राजा होकर महिला अपमान के कारण दंडित किया गया है। इस प्रकार महाराजा पृथ्वीनारायण वीर विक्रम शाहदेव क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने काठमांडू घाटी के चारों तरफ के क्षेत्र को या तो जीत लिया था या फिर उनको सहयोगी या उनको अपने प्रभाव में ले लिया था। इस तरह काठमांडू घाटी के राजाओं को कमजोर करने और उनका प्रभाव घटाने के लिए चारों तरफ से काठमांडू घाटी के ऊपर नाकाबंदी कर दिया गया, जिस कारण कि अन्य राज्य या क्षेत्र के साथ उनका व्यापार या कोई सहयोग न आ सके। इस तरह काठमांडू घाटी अन्य राज्यों से कट गई। उधर मकवानपुर के राजा हेमकर्ण जो पृथ्वीनारायण के ससुर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात दिग्बंधन सेन मकवानपुर के राजा बन जाते हैं। क्योंकि वो पृथ्वीनारायण शाह के राज्य विस्तार से घृणित थे, तो वो पृथ्वीनारायण के प्रभाव को कम करने के लिए गुप्त रूप से काठमांडू की मदद करते रहते हैं। अभी भी काठमांडू शक्तिशाली था, तो पृथ्वीनारायण की सेना ने मकवानपुर की सेना के साथ युद्ध किया और मकवानपुर के राजा दिग्बंधन सेन को मकवानपुर से भागना पड़ा। से भागकर बंगाल के नवाब मीर कासिम की शरण में गया। बंगाल के नवाब जिनका अत्याचार बंगाल सूबे पर जारी था, इसे एक अवसर ठान लेते हैं और अपने 2000 से ज्यादा सैनिक, गोला बारूद, हथियार सहित अपने एक सेना नायक गुरगिन खान के नेतृत्व में गोरखाओं के साथ युद्ध के लिए भेज देता है। सन 1763 जनवरी 7 को बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना और गोरखाली सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम की सेना युद्ध से डरकर भाग जाती है। इस तरह मकवानपुर के राजा को सह परिवार गोरखा में नजरबंद कर लिया जाता है। उनको कोई अन्य यातना या कारावास नहीं दिया जाता। अब जबकि मकवानपुर पर पृथ्वीनारायण की सेना का पूरा अधिकार हो चुका था, तो अब उनकी नजर मकवानपुर के दक्षिणी भेग की तरफ हाल के 12 परसा, रोहतहट, सरलाही जैसे मैदानी क्षेत्र पर थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि काठमांडू के चारों तरफ का क्षेत्र पृथ्वीनारायण शाह के अधीन था, किंतु अभी तक उन्होंने काठमांडू घाटी पर पूर्ण रूप से आक्रमण नहीं किया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिना किसी आर्थिक नुकसान के या ज्यादा मानवीय क्षति के काठमांडू को एकीकरण में भागीदार बनाना चाहते थे। तो अब जीते हुए क्षेत्र को सुरक्षित करने का एक ही विकल्प था कि इस क्षेत्र में समतल भाग भी होना चाहिए। तो इसके लिए उनकी सेना परसा, पारा, रोहतट क्षेत्र को भी कब्जा कर लेती है। अगर वो यह क्षेत्र अपने अधिकार में नहीं लेते तो यह बंगाल के हिस्से में जाता या अवध के नवाब के हिस्से में। इस तरह पृथ्वीनारायण की सेना शक्तिशाली होती जा रही थी। उधर 24 राज्य, लमजुंग पर्वत, कास्की जैसे 24 राज्य जो कभी पृथ्वीनारायण के अच्छे सहयोगी हुआ करते थे, वो अब गोरखा राज्य के विस्तार से घबराने लगे और उन्होंने संयुक्त होकर गोरखा राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, गोरखाओं ने इन्हें हरा दिया और गोरखा राज्य के पश्चिम का क्षेत्र भी गोरखा राज्य के अधीन आ गया। अब क्योंकि गोरखा राज्य का विस्तार हो गया था, तो अब गोरखा सेना काठमांडू घाटी में कीर्तिपुर की सेना के साथ युद्ध करती है। क्योंकि अब गोरखा सेना पहले की तुलना में काठमांडू की सेनाओं से शक्तिशाली हो चुकी थी, तो ज्यादा जनहानि को रोकने के लिए कीर्तिपुर की तरफ से शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने का घोषणा हो जाता है। गोरखाली सेना उत्साह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ कीर्तिपुर में प्रवेश कर गई और उत्सव के दौरान कुछ कीर्तिपुर के सैनिकों और लोगों ने नियति गोरखा सैनिकों की घात लगाकर हत्याएं कर दी। इससे पृथ्वीनारायण शाह क्रोधित हो जाते हैं। वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जितने भी अपराधी हैं उन सभी को पकड़कर उनकी नाक काट दी जाए। ध्यान रहे कि इस पर वर्तमान में नेपाल के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में बहस चल पड़ी है कि पृथ्वीनारायण शाह ने जो किया वो अमानवीय था। यह वो समय था जब काठमांडू घाटी तिब्बत भारत के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो भारत में बड़े पैमाने पर ईसाईकरण करने के लिए यूरोप से पादरी बड़ी संख्या में आते थे। यही कारण था कि काठमांडू घाटी में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों की अच्छी संख्या थी और पृथ्वीनारायण शाह इसके लिए एक चुनौती बन रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वीनारायण शाह काठमांडू घाटी पर अधिकार करते जा रहे थे। क्योंकि काठमांडू शुरू से अंग्रेजों के संपर्क में था और ईसाईकरण भी जोरों पर था। काठमांडू घाटी के कांतिपुर के राजा अंग्रेजों से गुहार लगाते हैं। उधर पृथ्वीनारायण ने अंग्रेजों को कांतिपुर की सहायता न करने का सुझाव देते हैं, मगर अंग्रेज इसी तरह से भारतवर्ष पर कब्जा करते जा रहे थे। तो उन्होंने पृथ्वीनारायण शाह को पत्र लिखकर अपना विस्तार रोकने को कहा। महत्वाकांक्षी पृथ्वीनारायण शाह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि काठमांडू तिब्बत भारत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण
केंद्र बिंदु था, तो अंग्रेज सेना के कप्तान अपनी सेना के साथ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होकर गोरखा राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। पृथ्वी नारायण की वंशो गुरुंग जैसे आदिवासी जनजाति योद्धाओं का अंग्रेजों के साथ सिंधुली नामक स्थान पर युद्ध हुआ और अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने काठमांडू पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इस प्रकार अपने मूल स्थान से अपनी राजधानी काठमांडू घोषित कर दिया और गोरखा राज्य का नाम बदलकर नेपाल रख दिया। यहाँ विचार करने वाली बात है कि अगर पृथ्वी नारायण शाह का उद्देश्य केवल उपनिवेशवाद होता तो वो अपने विशाल राज्य का नाम नेपाल न रखकर गोरखा ही रखते, क्योंकि नेपाल शब्द काठमांडू के स्थानीय संस्कृति का ही एक हिस्सा था। नेपाल शब्द वास्तव में काठमांडू का ही ऐतिहासिक नाम था, जो लिच्छवी काल और कौटिल्यकालीन नेपाल का पुण्योदय माना जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने काठमांडू व अन्य क्षेत्र का मानमर्दन नहीं किया, बल्कि काठमांडू को ही केंद्र बिंदु में रखकर उस भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा की, और यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम ही है। यदि काठमांडू पर पृथ्वी नारायण शाह अधिकार नहीं करते तो कोई और करता, या काठमांडू को ही खुद में विस्तार कर लेना चाहिए था। किसी एक राजा के हारने से जनता नहीं हार जाती, हाँ, जब तक युद्ध जीतने वाला क्रूर न हो जाए। अगर नेपाल का एकीकरण नहीं हुआ होता तो शायद जो पहचान हजारों वर्षों से वहाँ के लोगों की चली आ रही है वह अभी नहीं रहती। नेपाल का एकीकरण न होने के कई परिणाम हो सकते थे। मुस्लिम नवाबों के अधीन हो जाता, अंग्रेजों का गुलाम हो जाता, ईसाईकरण का प्रभाव बढ़ जाता जो अपनी पहचान के लिए खुद ही समस्या होता, या फिर क्या पता चीन का भाग हो जाता, या फिर गुलाम भारत का एक हिस्सा होकर रह जाता। इतना निश्चित है कि जो एकीकरण से पहले का नेपाल था, या फिर ये कहें कि जो एकीकरण से जो छोटे छोटे राज्य या देश थे वो अब नहीं रहने वाले थे। अंत में इतना कहना चाहेंगे कि भारतवर्ष के इतिहास को जाने, पहचाने।